जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जीवन सर और आज हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि झारखंड सरकार की ओर से निकल करके आए हैं। इसे जानना हर टेट के स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी है। यह नियमावली निकल के आई है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से, जो कि एक अधिसूचना है और इसकी हर बारीकियों को हम लोग जानते हुए आगे बढ़ेंगे। तो कृपया वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, अंत तक हमारे साथ ज़रूर देखें और वीडियो की क्वालिटी अच्छी लगे, आपको लगे कि इस वीडियो से आपको किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है तो ज़रूर से ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो को सभी स्टूडेंट को देखना बहुत ही ज़रूरी है। तो अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अधिसूचना को क्या है। इसका संख्या देखिए दिया हुआ, ये लेटर नंबर होता है संख्या 8/9/01-04/2011। झारखंड सरकार के प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने एवं निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के मापदंडों को पूर्ण करने हेतु भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड राज्य एतद द्वारा झारखंड राज्य के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, जिसको प्राथमिक शिक्षा निदेशालय भी कहते हैं, के अधीन से प्राथमिक विद्यालय में सहायक आचार्य के पद पर, सहायक आचार्य मीन्स सहायक शिक्षक के पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति यानी प्रमोशन एवं सेवा शर्त हेतु निम्नलिखित नियमावली गठित करते हैं। तो ये उसका मुख्य अधिसूचना है। अब इसमें हम डिटेल को जानेंगे। देखिए अध्याय 1 में क्या लिखा गया है। अध्याय 1 में लिखा गया है प्रारंभिक यानी शुरुआत। संक्षिप्त नाम, अध्याय 1 है प्रारंभिक यानी शुरुआत। इसका संक्षिप्त नाम विस्तार एवं प्रारंभ। तो क कहता है कि यह नियमावली झारखंड प्रारंभिक विद्यालय सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति के लिए और प्रमोशन के लिए और सेवा शर्त के लिए नियमावली 2022 कही जाएगी। यानी ये जो हम देख रहे हैं इसका नाम दिया गया है कि इसे क्या जाना जाएगा, आचार्य सहायक आचार्य संवर्ग नियमावली 2022। दूसरा ख कहता है, 1 का ख, इसका विस्तार संपूर्ण झारखंड राज्य में होगा। यानी ये जो नियमावली लागू होगी वो पूरे झारखंड में लागू होगी। यह नियमावली अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। यानी जिस तारीख को ये नियमावली आ गई है उसी तारीख से ये लागू हो गया। 1 नंबर को हमने समझा। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा कहता है परिभाषा। तो क, राज्य सरकार से तात्पर्य है झारखंड राज्य। कहने का अर्थ ये है कि इसमें राज्य सरकार जहाँ भी शब्द आएगा आप सिर्फ और सिर्फ झारखंड सरकार को ही समझेंगे। ऐसा नहीं कि बिहार समझ लिए, उत्तर प्रदेश समझ लिए, दूसरे राज्यों के लिए यह नहीं है। दूसरा बात इसका कहता है कि कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राज्य विभाग से तात्पर्य यह है कि झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक तथा राजभाषा विभाग, यानी दूसरा राज्य का नहीं। तीसरा है गौ नंबर, वित्त विभाग से तात्पर्य ये है कि झारखंड सरकार का वित्त विभाग। यानी यहाँ पर क्लियर कर दिया है आपको कि जो भी आपको सोचने हैं वो झारखंड को बेस में रख करके सोचना है। गौ कहता है स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग से तात्पर्य है झारखंड सरकार का स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग। अंगो है अपर मुख्य सचिव ऑब्लिक प्रधान ऑब्लिक सचिव से तात्पर्य है झारखंड सरकार के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में सरकार के अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या सचिव, यानी झारखंड के बारे में सोचना। ये आपका परिचय दे रहा है। निदेशक से तात्पर्य यह है कि निदेशक भी कहाँ का होना चाहिए, वो भी प्राथमिक शिक्षा झारखंड सरकार का होना चाहिए। 6 नंबर है नियुक्ति प्राधिकार से तात्पर्य यह है कि प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु इस नियमावली के तहत गठित जिला शिक्षा स्थापना समिति के
अनुमोदन के उपरांत जिला शिक्षा अधीक्षक, यानी यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ परिचय दिया गया है कि इस शब्द को जो हाईलाइटेड है उसे दूसरे राज्य से अब ना जोड़ लें, इसमें जिसके बारे में कहा गया वही बताया गया है। जिला शिक्षा अधीक्षक से तात्पर्य है कि झारखंड राज्य के किसी जिले में, मान लीजिए हम लोग देवघर जिले से, तो देवघर जिले के जिला शिक्षा अधीक्षक के बारे में बताया जा रहा है। तो प्रारंभिक शिक्षा के प्रभारी के रूप में राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित पदाधिकारी जिसको नियुक्त किया जाएगा, इसके लिए प्रारंभिक विद्यालय से तात्पर्य है कि झारखंड सरकार द्वारा संचालित, यानी वैसे विद्यालय जो झारखंड सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं, जहां कक्षा 1 से 8 की किसी भी कक्षा की पढ़ाई होती हो, भले ही उसे किसी भी नाम से जाना जाता हो। यानी कोई भी विद्यालय यदि झारखंड सरकार चलाती है, चाहे वो राजकीय बुनियादी विद्यालय हो, चाहे राजकीय कन्या मध्य विद्यालय हो, चाहे राजकीयकृत विद्यालय हो, सब पे लागू हो जाएगा। अब है टॉ नंबर उच्च प्राथमिक विद्यालय, वैसे विद्यालय जहाँ 6 से 8 की पढ़ाई होती है, यानी 6 to 8 का जो पढ़ाई होता है उसको उच्च प्राथमिक कहते हैं, और 1 to 5 का पढ़ाई होता है उसे प्राथमिक विद्यालय कहते हैं। अब है सहायक आचार्य, इसका अर्थ है कि प्रारंभिक विद्यालय में जो पढ़ाते हैं, शिक्षण कार्य करते हैं, यानी जो भी टीचर होंगे उसके बारे में कहा गया है। अंग है इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य से तात्पर्य है कि राज्य के सरकार के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत अर्हताधारी सहायक आचार्य, यानी इंटरमीडिएट प्रशिक्षित आचार्य का मतलब जो पहले से पढ़ा रहे हैं, राज्य के प्रारंभिक विद्यालय में कार्यरत हैं, जो पहले से पढ़ा रहे हैं। और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य का अर्थ क्या हुआ, जो कि उच्च प्राथमिक यानी 6 to 8 में गणित पढ़ा रहे हों, चाहे विज्ञान पढ़ा रहे हो, या भाषा का या सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं। जो कार्यरत हैं, विद्यार्थी से तात्पर्य वो है 1 से 8 की कक्षा के सभी बालक और बालिकाएं जिसका वहाँ पर नाम रजिस्टर में दर्ज हो, जो जिसका अटेंडेंस बनता हो। प्रशिक्षित से तात्पर्य ये है जो मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान से ट्रेनिंग लिया हो और उसमें पास भी हो, यानी कोई बीटी बीएड कहीं से किया है तो वो मान्यता प्राप्त होना चाहिए और वहाँ से पास होना चाहिए। 3 नंबर है मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान का क्या मतलब है, तो यानी यदि कोई ट्रेनिंग किया है तो उससे मान्यता का क्या अर्थ है, तो मान्यता का ये अर्थ है कि शिक्षण प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम यानी NCT 1993 के प्रभावी होने की तिथि यानी 1/7/95 के प्राप्त के बाद, यानी जो आपका जहाँ से आपने ट्रेनिंग किया है, जो आपका कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, उसको मान्यता होनी चाहिए NCT से, यानी NCT से उसे लेटर मिला हो ट्रेनिंग करवाने का, और तभी वहाँ से अगर आपने किया है तो आपकी मान्यता मानी जाएगी। यानी मान लीजिए X एक कॉलेज है जो कि टीचर ट्रेनिंग कराता है, तो उस X कॉलेज को मान्यता होना चाहिए कब के बाद, तो 1/7/1995 के बाद। अगर नहीं है यानी उससे पहले की मान्यता है तो वो मान्यता नहीं मानी जाएगी मान्य। यदि शिक्षण प्रशिक्षण राष्ट्रीय अध्यापक जिला शिक्षा परिषद अधिनियम 1993 के प्रभावी होने की पहले का हो, ये मैंने कह दिया है आपको, पिछले में बता दिया कि 1/7/1995 से पहले, मान लीजिए देवघर बीएड कॉलेज है तो देवघर बीएड कॉलेज को 1/7/1995 के बाद से मान्यता मिला है कि आप ट्रेनिंग करवा सकते हैं 1995 के बाद से, तो वो चलेगा। लेकिन अगर उसके बाद उसको मान्यता नहीं मिला है, उससे पहले ही मान्यता मिला था कि उसके बाद मान्यता मिला ही नहीं है, उसको लेटर नहीं मिला है, तो वो वैलिड नहीं होगा। अब अनुसूचित जाति यानी जो झारखंड सरकार जिसको SC की कैटेगरी में मानती है तो वो अनुसूचित जाति होगा। दूसरा अनुसूचित जनजाति है तो झारखंड सरकार वैसे वर्ग समूह जिसको SC
एसटी की कैटेगरी में रखा है वो पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2। तो यहाँ पर आप सभी जानते हैं जो पिछड़ा वर्ग 1 होता है जिसको BC1 कहते हैं और पिछड़ा वर्ग 2 BC2 होता है। तो BC1 जो होते हैं जो गरीब होते हैं और BC2 में थोड़ा सा नौकरी पेशा वाले आते हैं। इसके बाद आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग जिसकी आय जब आप बनाने जाते हैं तो आय उसकी मिनिमम होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। मैं कंफर्म नहीं हूँ लेकिन पिछला बार जैसे बनवाया था उसी के आधार पे बताता हूँ कि 80,000 से अगर नीचे है वार्षिक आय 80,000 से नीचे है तो आर्थिक रूप से पिछड़ा माना जाता है। एक बार आप लोग इसको पता कर लेंगे प्रज्ञा केंद्र में कि कितना का माना जाता है। अब दिव्यांग ये है कि वैसे व्यक्ति जिन्हें शारीरिक या मानसिक या किसी भी तरह पर कुछ हो जाती है, कमियां रह जाती है और इसका शब्द दिया गया है। ये मोदी सरकार की बहुत बड़ी देन है कि एक अच्छा सम्मानजनक उनके लिए नाम दिया गया है। तो उसका एक मानक निर्धारित किया गया है, वो सरकार का एक मानक है यानी स्टैंडर्ड है, उसी हिसाब से वो तय करते हैं कि ये दिव्यांग हैं कि नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब अधिनियम, तो अधिनियम तो आपने समझा है। तो अधिनियम से क्या है, निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अध्याय 1 हमने समझा, अब अध्याय हम 2 देखते हैं। अहर्ता, अहर्ता का मतलब होता है कि क्या पात्रता है, क्या चाहिए। ठीक है, अगर आपको आचार्य बनने हैं, सहायक टीचर बनना है आपको, तो आपको क्या क्या पात्रता चाहिए। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहूँ, आपके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और भी कुछ चाहिए कि नहीं, वो सब जानेंगे। तो देखिए कम से कम क्या चाहिए, कम से कम ये चाहिए कि पहला क कहता है कि आपको भारत का तो नागरिक होना ही चाहिए, आपको भारत का नागरिक होना चाहिए। आपके ऊपर कोई भी दोष सिद्धि नहीं होना चाहिए या आप कभी भी सज़ा नहीं काटे हों। मान लीजिए कि आपने जेल गया है तो आप फिर दिक्कत है आपके लिए। यहाँ कह रहा आपराधिक मामलों में आपने सज़ा प्राप्त किया है तो फिर दिक्कत है, या दोष सिद्धि नहीं हो पाई या मानसिक रूप से विक्षिप्त या आर्थिक रूप से दिवालिया घोषित नहीं होना चाहिए। क्या क्या नहीं होना चाहिए, आपको सज़ा प्राप्त नहीं होना चाहिए, आपको किसी में दोषी नहीं होना चाहिए, या फिर आपको मानसिक या आर्थिक रूप से दिवालिया मतलब उसको एक तरह के मान के चलिए पागलपन या आपको घोषित कर दिया, इसका मतलब ये दिमागी हालत ठीक नहीं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। वह कहता है कि कम से कम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिक से अधिक आयु वो जब आएगा उसमें दे दिया रहेगा एज के हिसाब से, SC में कितना, ST में कितना और जनरल में कितना, OBC BC1 में कितना, BC2 में कितना, ये दिया जाएगा। मिनिमम आप मान के चलिए 21 वर्ष मान के चलिए, क्या दिया ही हुआ है 21 वर्ष, और अधिकतम नहीं दिया हुआ है। ठीक है, वो तो अंतर करेगा। अब देखते हैं उम्र की गणना जिस पंचांग वर्ष में नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित उस वर्ष से पहले अगस्त को, यानी जिस साल ये विज्ञापन आएगा, मान लीजिए 2022 में विज्ञापन आ गया कि हाँ अब इतना टीचर का बहाली करना है, सेकेंड एग्जाम होगा, तो दरअसल ये वीडियो तो सेकेंड एग्जाम के लिए ही तो है। सेकेंड एग्जाम के बारे में क्या कहा गया, तो उसी साल के 1 अगस्त से लागू हो जाएगा गिनती एज का गणना। परंतु परियोजित शैक्षणिक योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार के नियंत्रणाधीन संविदा आधारित कार्यक्रमियों उनकी सेवा विज्ञापन प्रकाशन की तिथि को न्यूनतम एवं लगातार 2 वर्ष की हो गई हो एवं विज्ञापन प्रकाशन तिथि के कार्यरत हो तो संविदा कर्मी के रूप में कार्य करने की अवधि के बराबर का अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। अब ये कहना ये चाह रहा है कि मान लीजिए कोई, एक सेकेंड चला गया, उसको लेके आता हूँ पहले। तो ये रहा। तो यहाँ ये कह रहा कि मान लीजिए कोई पहले से संविदा पर कार्य कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट पर कार्य कर रहा है, तो वैसे लोगों को कुछ छूट दी गई है। ठीक है, कितनी छूट दी गई है, तो यहाँ दिखा रहा है कि उसे 2 वर्ष तक काम किया होना चाहिए, तो उसे छूट दी गई है। तो उसमें अधिकतम उम्र 58 वर्ष तक मान्य है, यानी ऐसे लोग जो लगातार 2 वर्ष तक काम कर लिए हों कम से कम, तो उसे 58 वर्ष तक दिया जाएगा, बाकी को नहीं दिया जाएगा। अब देखते हैं ऐसे अभ्यर्थी जिनकी आचार्य
सहायक आचार्य के रूप में नियुक्ति के पूर्व किसी भी आरोप या अनियमितता कारण संविदा रद्द हो गई हो, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यानी ये जो 58 वर्ष की बात कही कि जो काम कर रहे हों संविदा पर काम, उनको 58 वर्ष तक दिया जाएगा, बाकी को नहीं। लेकिन वैसे लोग जो काम तो कर रहा था लेकिन किसी कारण उसकी संविदा रद्द हो गई है तो उस पर ये 58 वर्ष नहीं मिलेगा उसको। सभी अभ्यर्थी जो पिछली नियुक्ति परीक्षा आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच अंतराल में 1 वर्ष छोड़कर अधिकतम उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। मतलब पिछली बार जो नियुक्ति परीक्षा हुई थी यानी 2013 में हुई थी, उसके बाद तो हुई नहीं, और 16 में कहाँ हुआ, 16 में हाई स्कूल का हुआ। तो वो जो गैप है उसके बीच का जो गैप, मान लीजिए कि कितना साल हो गया, 13 को लेकर 16 को अगर यदि मान के चले हम तो 16 से 6 साल का गैप हुआ, तो 6 साल में 1 साल वो बात करेगा, 5 साल का छूट मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सभी अभ्यर्थियों की पिछली नियुक्ति परीक्षा एवं आगामी नियुक्ति परीक्षा के बीच अंतराल में अवधि में 1 वर्ष को छोड़कर अधिकतम उम्र में छूट प्रदान की जाएगी। यानी 1 साल वो काटेगा, बाद बाकी जितना लेट करेगा उतना उम्र की छूट मिलेगा। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए सहायक आचार्य यानी सहायक शिक्षक की नियुक्ति 2015 में विज्ञापन आया था, और ठीक है, और उसके बाद उपरांत द्वितीय वर्ष विज्ञापन वर्ष 20 में आया, तो 1 वर्ष घटाने के बाद कितना छूट मिलेगा, 4 वर्ष। यही तो मैंने बताया आपको कि मान लीजिए 15 में हुआ था और दूसरा बार विज्ञापन आया 20 में, तो बीच में गैप कितना हुआ, तो 5 साल का गैप हुआ। तो 5 साल में 1 साल काट लेगा और बाद बाकी साल आपको छूट मिलेगा। तो निश्चित रहें कि यहाँ पर एज का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है कि मान लीजिए कि किसी का उम्र 40 हो गया तो वो जो गैप है उसके हिसाब से छूट मिलेगा उसको। अब है घ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य नियम 3 और 3(1) में उल्लिखित शैक्षणिक और शैक्षणिक योग्यता का नियम में वर्णित शिक्षक अर्थात जांच परीक्षा में उत्तीर्ण। आगे देखेंगे इसके बारे में, तो यहाँ पर कुछ खास दिया नहीं है। अब यहाँ देखिए आप, गणित एवं विज्ञान शिक्षक के लिए, तो गणित और विज्ञान शिक्षक के लिए क्या होना चाहिए, तो निम्नलिखित में से स्नातक या विज्ञान, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित विषयों में स्नातक साइंस से या विज्ञान स्नातक प्रतिष्ठा से। तो ये देखिए गणित में होना चाहिए, अगर विज्ञान और गणित का शिक्षक बनना चाहते हैं तो निम्नलिखित विषयों में आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए। जैसे गणित हो गया, जैसे भौतिकी हो गया, रसायन हो गया, वनस्पति विज्ञान हो गया या प्राणी विज्ञान, तो सब कोई ग्रेजुएशन जो करता है कोई एक विषय को ही लेकर के करता है। तो आप निश्चित रहे, ऐसा नहीं कि यहाँ 5 दिया है तो 5 में करना है। ग्रेजुएशन इसमें से कोई आपको करने होंगे, चाहे गणित होगा, चाहे फिजिक्स होगा, चाहे केमिस्ट्री होगा, चाहे होम साइंस नहीं है ये, वनस्पति विज्ञान होगा जिसको हम लोग बॉटनी कहते हैं, या प्राणी विज्ञान जिसको जूलॉजी कहते हैं। तो इसमें से किसी में से एक तो आपको करना होगा। समान अध्ययन सामाजिक विज्ञान शिक्षक के लिए, ये तो आपने देखा साइंस टीचर के लिए। अब हम देखेंगे आर्ट्स टीचर के लिए क्या होना चाहिए। तो आर्ट्स का जो टीचर होगा उसके लिए हिस्ट्री, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र या व्यापार अध्ययन, एक नया जोड़ा गया बिजनेस स्टडी, इसमें से किसी में से आपको ग्रेजुएट होना चाहिए। अब देखते हैं भाषा शिक्षक के लिए क्या चाहिए। तो अंग्रेजी एवं हिंदी के अतिरिक्त कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या 453 दिनांक 18/2/2022 के अधिसूचित जिलावार भाषा में किसी एक विषय में स्नातक या स्नातक प्रतिष्ठा के विषय में कोई एक विषय के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब आप इसको समझ लीजिए कि मान लीजिए कोई आप रांची जिला से हैं, तो रांची जिला में जो भाषा दी गई है, आपने देखा होगा पिछला एक वीडियो आया था सबके जिला वाइज किस जिले में किस भाषा को मान्यता दिया गया था, तो उसी में से अगर आप किसी में ग्रेजुएट हैं तो मान के चलिए, हिंदी तो लगभग सब जगह हिंदी में ग्रेजुएट हैं मान के चलिए, तो आप हिंदी के भाषा शिक्षक बन सकते हैं अगर आपके ज़िले में हिंदी चलती है तो। अब है ये अभ्यर्थी जिस विषय या विषय समूह के शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे उसी विषय समूह में आचार्य शक्ति होंगे। यानी ये हमने कहा कि ये सेकेंड एग्जाम के लिए है, तो आपने जिस विषय समूह से टेट पास किया था पिछली बार आपने जो टेट पास किया था 16 में, वो किस ग्रुप से आपने फॉर्म तो भरा होगा ना,
तो जैसे कि साइंस के लिए या आर्ट्स के लिए जो भी फॉर्म भरा होगा उसी के अनुसार आपको इसमें चयन करना होगा, आप बदल नहीं सकते हैं, है कि नहीं। जिले के लिए अनुसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले में विशेष में नियुक्ति पास होंगे। देखिए अब ये कहा है कि आपको सेम जिला मिलेगा, ठीक है, लेकिन उस जिला का क्षेत्रीय भाषा जिसको हम लोग जैसे अंगिका हो गया, खोट्टा हो गया, नागपुरी हो गया, तो जिस जिला से आपने भरा है तो उस जिला में वो भाषा होना चाहिए और उसी जिला में आपको उसी के हिसाब से नौकरी मिलेगी। यानी जिले के अनुसूचित क्षेत्रीय भाषा जनजाति शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होने पर ही उस जिले में नियुक्ति के योग्य हो गए। मान लीजिए आपने अंगिका भरा और आप पास हो गए, तो अंगिका के लिए ऑप्शन क्या क्या बचा आपका बच गया जामताड़ा, आपका देवघर, दुमका और गोड्डा। इसके अलावा आप चाहेंगे कि गिरिडीह तो आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि वहाँ पर अंगिका नहीं चलती है। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं। 1 to 5 के लिए आपको मैट्रिक एवं इंटर झारखंड राज्य के ही संस्थान से उत्तीर्ण होना होगा। इस पर हमने वीडियो दिया था पिछली बार, आप अगर वो चाहें तो देख सकते हैं, हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आपको क्या कहा है कि मैट्रिक इंटर झारखंड से ही होना चाहिए और स्थानीय रीति रिवाज भाषा और परिवेश का ज्ञान होना चाहिए जो कि सबको होता है। दूसरा है कि ये जो बात है कि मैट्रिक इंटर झारखंड से ही होना चाहिए वो SC ST OBC के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनरल के लिए है। अगर आप ST SC OBC के अंतर्गत आते हैं तो आप कहीं से भी मैट्रिक इंटर की हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अब देखते हैं कि अगर इस तरह शर्त अभ्यर्थी ने पूरा कर लिया, यानी कैंडिडेट ने ऐसा शर्त पूरा किया, तो आगे देखते क्या होगा कि मान लीजिए कि आपने पास किया इंटर, तो इंटर में कम से कम आपको 50% अंक होने चाहिए और 50% होने के बाद आप ट्रेनिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका इंटर में 45% है और आपने ट्रेनिंग कर लिया है 2 साल का, तो वो नहीं चलेगा, है कि नहीं, आपको नहीं चलेगा। अगर इंटर में आपका 50% नहीं है तो आपको दिक्कत हो जाएगा। दूसरा है कि न्यूनतम 45% के साथ ग्रेजुएट अगर आपने कर लिया है तो चलेगा। फिर आप समझिए बात को कि अगर आपका 45% इंटर में है और आपने ट्रेनिंग किया, कोई बात नहीं, तो आपको नहीं चलेगा। तो अगर आपने ग्रेजुएट कर लिया और 50% आ गया उसमें 45% ही आया, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, तो फिर आपका मान्यता हो जाएगा। और जो भी और भी कुछ दिक्कत होगा तो आप हमें कमेंट कर लेंगे। अगला है कि 50% के साथ इंटर किया आपने और 2 साल टीचर ट्रेनिंग कर लिया, और ये दूसरा वाला किया, क्योंकि अब जो नया आया है BA BEd, मतलब उसमें ग्रेजुएशन भी हो जाता है साथ में, और उसमें जिसको BA BEd कहते हैं ना, BA BEd या BSc BEd, वो वाला भी किया है तो वो भी चलेगा। यानी 4 वर्ष का कोर्स है, इंटर करने के बाद आप साथ में ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं और साथ में टीचिंग भी कर रहे हैं, तो वो भी चलेगा। अगर यहाँ कहा है कि अगर आपने इंटर किया है 50% के साथ और आप 10+2 भी पास हैं और इसके समकक्ष, यानी अगर इंटर ना करके आपने 2 वर्षीय डिप्लोमा कर लिया है विशेष शिक्षा में, विशेष शिक्षा एक स्पेशल ट्रेनिंग होती है, अगर आपने वो किया है, 50% इंटर है और 2 साल का आपने किया है विशेष शिक्षा, तो भी आपका मान्यता है। आपने ग्रेजुएशन किया है और आपने 1 to 5 में 2 वर्ष का डिप्लोमा यानी BT किया है आपने, जिसको DLED भी कहते हैं, ग्रेजुएशन भी किया और DLED किया, तो भी चलेगा आपको। अब हम देखते हैं कि वर्ग 1 से 5 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में कंडिका 3.1 अ के अनुरूप निर्धारित योग्यताधारी अर्थात न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन और साथ में 1 वर्षीय BEd, 2 वर्षीय BEd विशेष शिक्षा के अभ्यर्थी को शर्त के साथ परीक्षा में सम्मिलित होने की। आपने पिछला वाला देखा वो इंटर का था, अब हम देखते हैं ग्रेजुएशन का, कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो ग्रेजुएट है, यानी BA किया है या BSc किया है, उसके बाद उन्होंने BEd किया,
बीए या बीएससी के बाद बीएड किया, क्योंकि बेटी होगा नहीं, हो जाता है, लेकिन बीएड किया है मान लीजिए, तो बीएड यदि किया है तो आपको अगर नौकरी हो गई, अगर आपने टीचर बन गया 1 to 5 का, 6 to 8 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 1 to 5 के आप टीचर बन गए, आपने ग्रेजुएशन किया है, आपने बीएड नहीं करके बीएड किया है आपने, और आपने 1 to 5 का टीचर भी बन गया, तो टीचर बनने के 6 महीने के बाद, यानी उसी के अंतर्गत 6वें महीना के अंदर आपको ब्रिज कोर्स करना होगा एक प्रकार का, और उसका खर्चा आप ही को दिएगा। सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से अपने खर्चे पर आपको एक के चांस में, एक अवसरी रूप में, ये नहीं कि आप 6-7 बार दिए, आपको ब्रिज कोर्स पास करना होगा, नहीं तो आपकी नौकरी चली जाएगी। फिर से समझिए, आपने बीएड किया, आपने ग्रेजुएशन किया, आप 1 to 5 का फॉर्म भरें, आपकी नौकरी लग गई, तो आपको 6 महीना के अंतर्गत एक चांस में ब्रिज कोर्स पास करना होगा, नहीं तो आपकी नौकरी विचारणीय, इसके बाद अभ्यर्थी विचारणीय नहीं होगा, रद्द कर दिया जाएगा, आपकी नौकरी रद्द हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन झारखंड सरकार द्वारा कक्षा 1 से 5 तथा कक्षा 6 से 8 के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट में उत्तीर्ण, यानी आपने जेटेट भी पिछली बार पास किया हो। दूसरा है उच्च प्राथमिक कक्षा, यानी 6 to 8 के लिए। अभी तक हमने देखा 1 to 5 के लिए, जिसमें एक इंटर स्तर पे बताया, दूसरा ग्रेजुएशन स्तर पे हमने बताया। अब हम देखेंगे 6 to 8 के लिए 10+2 मैट्रिक, ये सब झारखंड के होने चाहिए, और शर्त हमने बता दिया किसके लिए, जनरल के लिए। अगला देखते हैं, आगे है कि शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए। इसमें देखिए 6 to 8 के लिए सिर्फ और सिर्फ बीएड चाहिए, और वो भी ग्रेजुएट के साथ। फिर से समझें, 6 to 8 के लिए ग्रेजुएशन चाहिए, वो भी बीएड के 2 वर्षीय बीएड के साथ। अब देखते हैं क्या होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन किया 50% के साथ, और आवेदित विषय में, यानी आपने ग्रेजुएशन किया 50% के साथ और शिक्षा शास्त्र में बीएड कर लिया 1 साल का, 50% के साथ ग्रेजुएशन और बीएड 1 साल के साथ, क्योंकि पहले 1 साल होता था, अब 2 साल किया है, तो ग्रेजुएशन 50% के साथ और बीएड 1 साल, 1 साल वाला बीएड में 50% ग्रेजुएशन चाहिए, 2 साल वाला बीएड में 45% ग्रेजुएशन चाहिए। स्नातक वाले ध्यान से सुने, 1 साल वाले बीएड में 50% न्यूनतम चाहिए ग्रेजुएशन, और 2 साल वाले बीएड में 45% चाहिए कम से कम। क्लियर है? चलिए, एक और बात कही है कि न्यूनतम 45% अंक के साथ आवेदित विषय में स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव है, मेरी बात में बदलाव करूँगा कि यहाँ पर 2 तरह से आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपका ग्रेजुएशन 50% है और 1 वर्ष का बीएड है, यदि आपका ग्रेजुएशन 45% है और 1 वर्ष का बीएड है, यानी दोनों भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है कि 1 वर्ष वाले भी और 2 वर्ष वाले भी भर सकते हैं, दोनों 50% वाले भी भर सकते हैं और 45% वाले भर सकते हैं, ऐसा कोई डरने की बात नहीं है। अब अगला है कि 50% के साथ ग्रेजुएशन कर लिया, नहीं ग्रेजुएशन नहीं सॉरी 50% के साथ इंटर कर लिया और 4 साल का बीए बीएड कर लिया आपने, या बीएससी बीएड कर लिया, चलेगा। अगला है 50% के साथ इंटर कर लिया, इसके बाद 4 वर्ष का बीए या बीएससी बीसीए एड या बीएड या बीएससी एड, ये कोर्स होते हैं, ये किया हो तो भी चलेगा। इसका मतलब ग्रेजुएट वाले 45% से भी भर सकते हैं और 50% से भर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इंटर वालों के लिए टेंशन है ना, उसको 50% होना चाहिए। अब देखिए, कम से कम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन
और 2 वर्ष का बीएड, ये विशेष शिक्षा के लिए। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे समकक्ष। समकक्ष का मतलब होता है कि यदि कोई बीएससी ने करके बीसीए किया हुआ है तो भी वो भर सकते हैं, तो वही उसी को समकक्ष कहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर एक शर्त और कहा है कि टेट 628 में पास होना चाहिए, 2016 वाला या 2013 वाला, जो उसको मान्यता देगा, कौन से लेगा वो तो पता चलेगा, लेकिन टेट पास होना चाहिए उसको। अध्याय 3 में वेतन की बात की गई है कि वेतन क्या मिलेगा अध्याय 3 में। तो अध्याय 3 में कहा है कि इंटर प्रशिक्षित सहायक आचार्य, इस पद पर सिर्फ सीधी नियुक्ति की जाएगी। एग्ज़ाम पास कीजिए, चूँकि आपने टेट पहले पास कर लिया है, आप एग्ज़ाम पास कीजिए और आप नौकरी लीजिए, मेधा सूची बनेगी, नौकरी मिलेगी। तो आपको लेवल 4 का, यानी लेवल 4 का वेतन मिलेगा, जिसको हम कह सकते हैं ग्रेड 4 का वेतन मिलेगा, जिसमें 25,000 रुपये नगद और साथ में जितने भी डीए एचआरए जो भी है वो भी आपको मिलेंगे, यानी 25,500 के प्लस ही मिलेगा। दूसरा बात ये कहता है कि यदि कोई ग्रेजुएट टीचर है, यानी देख लीजिए कि यदि इंटर करके बन रहा है तो 25,500 प्लस भत्ते, और यदि कोई ग्रेजुएट करके शिक्षक बन रहा है तो उसको मिलेगा 3 श्रेणी में, साइंस को अलग, गणित और विज्ञान वाले को अलग, सामाजिक विज्ञान वाले को अलग और भाषा वाले को अलग। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। इसको लेवल 5 का मिलेगा, तो इसको मिलेगा, देखिए साइंस टीचर, आर्ट्स टीचर और सब्जेक्ट टीचर, इसको मिलेगा 28,200 और भत्ता। तो फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो इंटर करके टीचर बनेंगे उसको 25,500 प्लस भत्ता और इसको 28,200। तो देखिए 1,700 के लगभग का जो भी आप कैलकुलेशन कर लें, जो भी अंतर हो रहा है उतना आपको अंतर है, क्योंकि आपने इंटर से भरा है, एक ही नौकरी, लेकिन दोनों का सैलरी देख लीजिए डिफरेंस, कि इंटर वाले का और ग्रेजुएशन वाले का 25,500 और 28,200। ठीक है, चलिए जो भी है 22,100 या जो भी अंतर होगा आप उसको घटा लें। आगे देखते हैं। अब इसमें जो सैलरी मिलेगी उसमें 50% केंद्र सरकार और 50% राज्य सरकार। यहाँ पर 50% पद केंद्र या राज्य प्रायोजित शैक्षणिक, पैसे की बात नहीं हो रही है 50%, तो 50% यदि कोई संविदा कर्मी है, मान लीजिए कि पारा टीचर है या कोई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट संविदा पर कोई टीचर है, तो वो जो यदि 2 साल काम कर लिए, लगातार 2 साल काम होना चाहिए, उसका संविदा रद्द नहीं होना चाहिए, ऐसा अगर उसने किया है तो उसे 50% का आरक्षण मिलेगा, यानी उसको 50% आरक्षण दिया गया है। ऐसे लोग, ऐसे टीचर जो पहले से कार्यरत हैं संविदा पर, तो जैसे मान लीजिए पारा टीचर हो गया, अगर वैसे हैं तो उन्हें 50% आरक्षण दिया जाएगा सीटों पर। पैसों की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, परंतु ऐसे अभ्यर्थी जिनका सहायक आचार्य की नियुक्ति तो हुआ था, किसी आरोप या अनियमितता के कारण संविदा रद्द हो गई है, उस पर यह बात लागू नहीं होगी, यानी उसको नहीं मिलेगा। अब आरक्षण की बात करते हैं, तो हमारा जो सरकार आरक्षण देता है SC, ST, BC1, BC2, उसका तभी मिलेगा जब आपको झारखंड से अनुमंडल पदाधिकारी के अन्यून स्तर पर निर्गत जाति प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, देख लीजिए यहाँ क्लियर कर दिया है कि आपका जो जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवासीय प्रमाण पत्र होना चाहिए वो अनुमंडल से नीचे नहीं होना चाहिए, यहाँ क्लियर कर दिया है। आगे यदि कुछ आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, अभी इतना आप समझ लें कि 2 नंबर ये कहता है कि आरक्षण तभी मिलेगा जब आपको, आपका जो जाति निवासी है वो SDO से तक का होना चाहिए। पहला नंबर ये कहा था कि आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आप 2 साल लगातार काम किए हो टीचर का। दूसरा ये कहता है कि आरक्षण का लाभ तभी मिलेगा जब आपकी जाति निवासी अनुमंडल के स्तर का हो। तीसरा देखते हैं, भविष्य में आरक्षण एवं क्षैतिज आरक्षण के संबंध में कार्मिक प्रशासनिक सुधार राजभाषा विभाग द्वारा अधिसूचना प्रावधान
इस नियमावली के अंश माने जाएंगे। फिर बाद में देखिए इसमें कुछ बदलाव किया जा सकता है, ये अपना एक किंतु परंतु रखा है कि देखिए पिछला बार भी JSSC फॉर्म भराया तो उसमें क्या कहा कि 2017 वाला भी जाति निवासी चलेगा। ठीक है, तो जिसने भी नहीं बनाया जाति निवासी कृपया बनवा लीजिए। अब देखते हैं चयन कैसे होगा। तो चयन कैसे होगा, इसके लिए क्या होगा, चयन को पारदर्शी बनाने के लिए एक परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, क्या ली जाएगी, एक परीक्षा ली जाएगी, प्रतियोगिता परीक्षा, जिसमें सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु अध्याय 2 के अनुसार योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। जो भी क्राइटेरिया था पीछे, जो भी शर्तें थी, अगर आप उसमें पूरा करते हैं तो आप इस प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया यानी एग्जाम में भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि प्रश्न का कठिनाई स्तर क्या होगा। चूँकि ये सीधी नियुक्ति है, डायरेक्ट बहाली है, इसलिए इसका कठिनाई स्तर 10+2 यानी इंटर स्तर तक का होगा। यानी इसमें कक्षा 1 से लेकर 12 तक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको पढ़ने हैं कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक का, यानी 1 to 5 से लेकर के 1 से लेकर के 12 तक का आपको किताब पढ़ने हैं। और इसकी तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी ऑनलाइन, तो आप निश्चिंत रहें, आपको सारी तैयारी भी कराई जाएगी। कृपया ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, तो बहुत बच्चों को नहीं पता है कि चैनल पर तैयारी होती है, तो कर दीजिएगा। अब देखेंगे हम कि विषय दिया है, तो विषय है जनजातीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा, जो कि आप सभी जानते हैं कि आपके ज़िले में कौन भाषा को मान्यता दिया गया है। कहीं खुट्टा है, कहीं नागपुरी है, कहीं अंगिका है, और भी बहुत सारे भाषाएं हैं। उसमें से कोई एक भाषा आपको लेनी होगी और इसमें पूछे जाएंगे 70 प्रश्न और पूर्णांक भी होगा 70। 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, 70 नंबर 70 प्रश्न, एक एक नंबर का प्रश्न है, 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखिए दूसरा है मातृभाषा। तो मातृभाषा तो जिसकी जो मातृभाषा है उस हिसाब से, मेरी तो हिंदी है तो मैं हिंदी रखूँगा, किसी की बंगला है, किसी का खड़िया है, किसी का हो है, जो भी है, किसी का कुरमाली है, तो उस हिसाब से अपनी मातृभाषा रखेंगे। और उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, एक एक नंबर का प्रश्न होगा, समय मिलेगा 2 घंटे। अब देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं समय की, मतलब जनरल जीके जीएस, इसको हम जीके जीएस कहते हैं, जो कि 40 नंबर के होंगे और 40 प्रश्न भी होंगे। साथ में मिलेगा आपको सामाजिक विज्ञान के प्रश्न 70 और उसके नंबर भी होंगे 70। विज्ञान और गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे 70, नंबर भी मिलेगा 70। और ये तीनों सब्जेक्ट मिला के यानी 70 70 140 और 40 180 हो गया। 180 के लिए मिलेगा आपको 2.5 घंटे का टाइम, 2.5 घंटे का। और तो इस तरह आप देखेंगे कुल प्रश्न हो गया 250 और कुल अंक भी हो गए 250 और प्लस यहाँ दिया है 100 अर्हक प्रवृत्ति, 100 अर्हक प्रवृत्ति। आगे देखते हैं कि इसके बारे में क्या दिया गया। गौ अब कठिनाई का स्तर, अब किसके लिए, अभी तक आपने देखा इंटर के लिए, अब आप देखेंगे ग्रेजुएट के लिए। तो इसका ग्रेजुएट से आप फॉर्म भर रहे हैं, तो ग्रेजुएट से आपको स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के लिए आपको कठिनाई का स्तर होगा ग्रेजुएट लेवल का। आप इंटर से भर रहे हैं इंटर लेवल, ग्रेजुएशन से भरेंगे ग्रेजुएट लेवल। सब्जेक्ट देख लीजिए, कोई भी एक क्षेत्रीय भाषा लेनी होगी, 100 प्रश्न होंगे, 100 नंबर मिलेंगे। पिछला वाला आप एक बार रिवाइज कीजिए, इसमें था इंटर के लिए था 70 प्रश्न 70 नंबर, 100 प्रश्न 100 नंबर। मातृभाषा में 70 प्रश्न 70 नंबर। इसका देखते हैं, इसमें था मातृभाषा के लिए 100, देखिए उल्टा किया है, जनजातीय को ग्रेजुएट में 100 किया है और मातृभाषा को 70 किया है, एक दूसरे को पलट दिया है। अब आगे देखिए, समय है 2 घंटे का। यहाँ हम देखते हैं सामान्य ज्ञान एवं समसामयिकी जीके जीएस 100 प्रश्न 100 नंबर 2 घंटे। मैथ देखिए इसमें से कोई एक लेना है, आप सब मत सोचिएगा। गणित ले सकते हैं, भौतिकी, रसायन, वनस्पति विज्ञान, उसमें से किसी एक विषय, ठीक है, कोई एक भी कह, यानी इसमें 5 के प्रश्न पूछे जाएंगे। किसके किसके पूछे जाएंगे, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति तथा प्राणी विज्ञान, ये 5 सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे जाएंगे। सबके खंड अलग अलग होंगे, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर आपको देने हैं। गणित से, भौतिकी से, रसायन से, वनस्पति से, प्राणी से
आपको अलग अलग खंडों में प्रश्न मिले, खंड 1, खंड 2, खंड 3, खंड 4, खंड 5। उस खंड 5 में से कोई 3 खंड का आपको उत्तर देना है, उसके नंबर मिलेंगे आपको 150 क्वेश्चन और 150 नंबर। ये था साइंस टीचर के लिए। आर्ट्स टीचर के लिए यहाँ जो दिया गया है, इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, लेखा शास्त्र, व्यापार, बिजनेस, इस देखिए इसमें 7 खंड हो गए, तो 7 में से 3 ठो को उत्तर देना है। साइंस वाले को भी 3 का उत्तर देना है, 3 प्रश्न नहीं 3 खंड, और इसमें भी आर्ट्स वाले को भी 3 खंड देना है। 150 नंबर, 150 अंक और 150 प्रश्न भी। समय मिलेगा 2.5 घंटे। भाषा शिक्षक के लिए हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू सब सम्मिलित रूप में पूछा जाएगा। देखिए अंग्रेजी अलग से पूछा जाएगा, हिंदी उर्दू में 7 पूछा जाएगा, जिसमें 50 प्रश्न अंग्रेजी के, 50 प्रश्न हिंदी उर्दू, यानी सब मिला के हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू। तो अंग्रेजी के 50 प्रश्न, हिंदी उर्दू, हिंदी का भी 50, उर्दू का 50, यानी 50-50 100 हुआ। देखिए ऑब्लिक दिया है, अगर आप हिंदी लेते तो उर्दू छोड़ दीजिए, उर्दू लेते तो हिंदी छोड़ दीजिए। 100 हुआ ना? नहीं 150 हो गया, सब अलग अलग है। अंग्रेजी का 50, हिंदी का 50, उर्दू का 50। मैंने सही कहा था कि आपको छोड़ देना है। 150 प्रश्न है ना, तो 150 प्रश्न है तो 150 नंबर मिलेंगे। तो 150 नंबर में से आपको कोई ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों टच करने हैं, आप अंग्रेजी को लेना ही पड़ेगा, अंग्रेजी को लेना पड़ेगा। हिंदी से है तो हिंदी ले लीजिए, उर्दू से है तो उर्दू ले लीजिए, ठीक है। यदि कोई उर्दू वाला तो हिंदी नहीं देगा, हिंदी वाला उर्दू नहीं देगा। तो ये भाषा शिक्षक के लिए है, ठीक है। तो उसके लिए मिलेंगे 150 प्रश्न और 150 नंबर, और समय रहेगा 2.5 घंटे सब मिला के। सभी प्रश्न MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, 4-4 ऑप्शन या 5-5 ऑप्शन मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग की व्यवस्था नहीं है, आप निश्चिंत होकर एग्जाम दें, सब ऑब्जेक्टिव है। 1 से 5 के लिए परीक्षा 3 पाली में प्रायोजित की जाएगी। खंडिका ख 1, दूसरी पाली में ख B, तीसरी पाली में B का 1, यानी A B C 3 परीक्षा होगी। देखिए अब इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए 3 भाग में है ना। एक भाग है एक भाग है, मान लीजिए मैं आर्ट्स का टीचर बनना चाहता हूँ। मान लीजिए कि मैंने ग्रेजुएट किया, आर्ट्स का टीचर बना, तो मुझे एग्ज़ाम क्या क्या देना पड़ेगा। एक मातृभाषा की देनी पड़ेगी, एक क्षेत्रीय भाषा की देनी होगी, और एक सामाजिक विज्ञान के प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। तो मुझे 3 ही देना है। यदि मैं भाषा शिक्षक हूँ तो भाषा शिक्षक का दूंगा, अंगिका अगर रखता हूँ अंगिका का दूंगा, और एक दूंगा मातृभाषा का, ठीक है। आप समझ रहे हैं बात को, या आपको कैसे प्रश्न देने। आपको 3 पाली में 3 प्रश्न देने, ऐसा नहीं कि सभी प्रश्न देने हैं। अगर आपने हिंदी रखा मातृभाषा में तो आपको हिंदी को देने हैं, आपने खोट्ठा रखा था आपको खोट्ठा देने हैं, और आपका जो कॉम्बिनेशन है, आप आर्ट्स के टीचर बनना चाहते हैं कि साइंस के, तो वो कॉम्बिनेशन से आपको एग्जाम देने हैं। अब दिव्यांग बच्चों के लिए, तो दिव्यांग बच्चों के लिए 30 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। समझ गए आप? चलिए 6 to 8 के लिए वही 3 पाली होगी, और इसमें भी नेत्रहीन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए, नेत्रहीन दिव्यांग सबके लिए नहीं, 30 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। अब देखते हैं क्या कह रहा है। अब यहाँ ये कह रहा है कि जो भी आपने अनिवार्य विषय लिया, सारे अनिवार्य हैं, है ना, कुछ छोड़ना नहीं है। आपका जो मातृभाषा है उसमें कम से कम 30% लाने होंगे। यदि 100 का है तो 30 नंबर आपको चाहिए, यदि 70 का है तो 21 नंबर आपको चाहिए। तो ऐसे लाइए, ये पास होने के लिए है। लेकिन इसका नंबर नहीं जुड़ेगा मेगा सूची में। फिर से आप समझिए, आपको पास होना अनिवार्य है। पास नहीं होइएगा तो दूसरे कॉपी चेक नहीं होंगे, पहले सब्जेक्ट का ही होगा एग्जाम, मातृभाषा पास किए तभी दूसरा कॉपी चेक होगा। अगर आपने मातृभाषा पास नहीं किया, बाकी में बहुत अच्छा नंबर है, तो आप फेल कर गए हैं। तो मातृभाषा में आपको 30% अंक चाहिए। अगर आपने पास कर लिया तब दूसरा चेक करेगा। तो 30% कितना होता है? 33 नंबर। आप इसके बाद क्या दिया है? 33%, यानी बाद बाकी में आपको पास होने के लिए कितना चाहिए? 33% चाहिए। तो पास होने से मेरे मित्रों, पास होने से कुछ काम होने वाला नहीं है, अच्छे नंबर लाने होंगे, तभी तो आपका मेरिट बनेगा। तो चलिए यहाँ देखते हैं क्या दिया है ये इंटर वाले के लिए और ग्रेजुएशन वाले के लिए। इसमें कहा कि इतिहास से, भूगोल से,
आर्थिक अर्थशास्त्र से, राजनीति से, कला से, संस्कृति से, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसके वीडियो आपको मिलेंगे, हमारे कमेंट में करें, हम चैनल को देखें, आपको इसमें वीडियो मिलेगा। अब हम लोग इसका क्लास शुरू करने वाले हैं। अब देखते हैं प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषा में होगा, यानी डुअल लैंग्वेज में क्वेश्चन होंगे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। तो परीक्षा का माध्यम जो आप चुनेंगे उसी भाषा में आपको एग्जाम देना होगा। अगर आपने इंग्लिश चुना, आपने हिंदी दिया तो फिर गलत हो जाएगा। आपने इंग्लिश चुना है, हिंदी इंग्लिश में दीजिए, आपने हिंदी चुना, आपको इंग्लिश में देना होगा। अब न्यूनतम प्रतिशत लाना होगा। न्यूनतम प्रतिशत कितना था? 33% था पास होने के लिए। लेकिन फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पास होने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको ज़्यादा नंबर लाने होंगे, है कि नहीं? तो कैसे होगा इसका गणना? तो सारे नंबर को जोड़ लिया जाएगा। सिर्फ मातृभाषा का पासिंग है उसको नहीं जोड़ा जाएगा, बाद बाकी जो आप 2 एग्जाम देंगे और उसको जोड़ करके उसका फिर अलग अलग निकाला जाएगा। मतलब अलग अलग सब्जेक्ट में पास होने की ज़रूरत नहीं है आपको। मान लीजिए कि आपने दिया हिंदी, तो वो तो हिंदी आपका खाली पासिंग के लिए, तब वो उसमें तो क्वालिफाई है, उसको कुछ नहीं करना। उसके बाद आपने दिया लैंग्वेज पेपर और आपने दिया मेन पेपर, ये दोनों को अलग अलग पास होने की ज़रूरत नहीं है, दोनों को मिला करके आपको पास कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं आरक्षण के नियमों के अधीन कोटिवार रिक्तियां विभाग द्वारा उपलब्ध करा दी जाएगी। मतलब किस, जैसे होता है ना कि एससी में कितना सीट है, एसटी में कितना सीट है, जनरल में कितना सीट है, ओबीसी में कितना सीट है, वो आपको दिया जाएगा, मिल जाएगा। आवेदन समर्पित करने हेतु आयोग द्वारा कम से कम 1 माह का समय आपको दिया जाएगा। 1 माह से ज़्यादा भी मिल सकता है, कम से कम 1 महीना का समय मिलेगा, उससे कम आपको फॉर्म भरने का समय नहीं मिलेगा। आपको 1 महीना का समय मिलेगा, चिंता ना करें। अब हम आगे देखते हैं कि पारदर्शी तरीके से चयन होना है, इसलिए परीक्षा शुल्क का निर्धारण भी किया जाएगा। किसके द्वारा? कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, झारखंड कर्मचारी जेएसएससी द्वारा। अब देखते हैं कि ये सब इसका समिति में कौन कौन है ना? तो नियुक्ति होनी है तो इसके लिए समिति बनेगा ना, गठित होगा। जिला शिक्षा स्थापना समिति गठित होगा, उसमें होगा उप विकास आयुक्त, इसके बाद होगा जिला शिक्षा पदाधिकारी, उप विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जिला शिक्षा पदाधिकारी सदस्य रहेगा, मनोनीत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के एक गेजेट ऑफिसर रहेंगे जो कि सदस्य होंगे, जिला शिक्षा अधीक्षक होंगे सदस्य और सचिव भी, और इसके बाद वरीयतम क्षेत्र पदाधिकारी भी इसके सदस्य होंगे। आगे देखते हैं। अब इस नियमावली के अधीन नियुक्ति सहायक आचार संहिता तिथि के 2 वर्ष के परिचयमान रूप में नियुक्त होंगे। परिचयमान के उपरांत संतोषजनक सेवा प्राप्त होने पर, यहाँ पर आपको समझाते हैं मेन बात कि आपकी नियुक्ति हो गई, तो आपकी नियुक्ति आपको परमानेंट नहीं होगी जब तक आपके 2 साल का आपके कार्यों को देखा जाएगा। आपका किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या कुछ पाया जाता है तो आपको आपकी नियुक्ति रद्द की जा सकती है ना। तो आगे देखते हैं वेतन निर्धारण। इधर देख लीजिए, आपको बता दिया गया है। तो सहायक आचार्य को दे दिन विभिन्न अवकाश, वेतन तो आपको पहले भी बता चुके हैं हम। अवकाश को देखते हैं, आकस्मिक अवकाश मतलब अचानक जो लीव लेते हैं उसको छोड़ करके 3 महीने का अवकाश आपको मिलेगा, वो आपको लेना होगा जिला शिक्षा अधीक्षक से। 6 महीने से अधिक अगर आपको 6 महीना तक अवकाश चाहिए तो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक से लेना होगा। 6 महीना से 1 साल तक का अवकाश चाहिए तो आपको जिला शिक्षा स्थापना समिति से लेना होगा। 1 साल से अधिक का चाहिए तो निदेशक प्राथमिक शिक्षा से लेना होगा। तो ऐसे आपको अवकाश नहीं मिलेगा, है ना, उसका नियम है किससे अवकाश मिलेगा। अब देखिए, किसी के अंतर्गत कोई मान लीजिए सहायक शिक्षक बन गया और किसी के अंदर कार्रवाई करेगा तो कार्रवाई हो सकती है। अगर कुछ गलत पाया जाता है अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। अब आगे देखते हैं कि प्रतिनियोजन मात्र निम्न परिस्थितियों में किया जाएगा। अब देखते हैं कौन कौन सी परिस्थितियां हैं। शिक्षक के अभाव के चलते किसी विद्यालय कार्य बंद होने की स्थिति में क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी या
अवर विद्यालय निरीक्षक अपने क्षेत्राधीन अवस्थित किसी बहुशिक्षक प्रारंभिक विद्यालय के एक शिक्षक को 6 माह के लिए प्रतिनियोजित कर सकेगा। अब यहाँ क्या दिया है कि प्रतिनियोजित मात्र निम्न स्थितियों में। प्रतिनियोजित का क्या मतलब होता है कि एक डिप्टेशन, आपने सुना होगा डिप्टेशन होता है कि मान लीजिए कि कुछ कार्य है और वहाँ पर शिक्षक की कमी रह गई है, तो उसके लिए शिक्षकों को वहाँ पर नियुक्त किया जाता है। लेकिन आप 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पर नियुक्त नहीं कर सकते। कि मान लीजिए कि मैं एक शिक्षक हूँ, जो कि मैं हूँ, और मेरी एक्स स्कूल में नियुक्ति हुई है, लेकिन आपको लगता है कि हमारे जो प्रिंसिपल है उन्हें लगता है कि फलना स्कूल में उसकी शिक्षक की कमी है, तो मेरी प्रतिनियुक्ति 6 माह के लिए वहाँ पर हो सकती है अधिकतम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है प्रशासनिक कारणवश उपयुक्त स्थान विशेष में अधिकतम 1 वर्ष तक शिक्षक का प्रतिनियुक्ति कर सकेंगे। अगर प्रशासनिक कार्य है और ज़रूरी कार्य है, प्रशासनिक कार्य तो आप जानते हैं, तो ऐसे कार्यों में अधिकतम 1 वर्ष के लिए शिक्षक की नियुक्ति की जा सकेगी। अगला है विशेष परिस्थिति में निदेशक प्राथमिक शिक्षा प्रतिनियोजन कर सकते हैं। विशेष परिस्थिति आप देख लीजिए, इलेक्शन हो गया और भी कई प्रकार की परिस्थितियां होगी उसमें, है ना। अगला है प्रतिनियोजन अवधि में प्रतिनियोजन भत्ता व किसी अन्य प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा। यानी जो आपको मिलता है बस वही मिलेगा और एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं मिलेगा। अगला है निलंबन। औचक निरीक्षण में पाया गया कि अनाधिकृत अनुपस्थिति के कारण सहायक आचार्य को निम्न पदाधिकारी निलंबित करने की अनुशंसा कर सकेंगे। मतलब सस्पेंड, आप जो समझ, निलंबन का मतलब तो सस्पेंड। तो सस्पेंस कैसे होगा कि अगर कोई क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक गया और पाया कि आप वहाँ अनुपस्थित हैं, है ना, बिना छुट्टी के अनुपस्थित हैं। अगर आपने लीव लिया है तो कोई बात नहीं, बिना छुट्टी के अगर आप अनुपस्थित हैं तो क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक आपकी अनुशंसा कर देगा कि इसे सस्पेंड किया जाए। दूसरा है एसडीओ या एसडीएम। तीसरा जिला शिक्षा पदाधिकारी। चौथा जिला शिक्षा अधीक्षक। और पांचवा है कि विभाग या निदेशालय के पदाधिकारी जिन्हें निरीक्षण के कार्य हेतु भेजा गया हो कि जाइए जरा देख करके आइए फलना स्कूल। अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी, क्षेत्र शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, ये सभी आपको सस्पेंड करने की अनुशंसा कर सकते हैं। नेक्स्ट है विशेष परिस्थिति में विभागीय अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा सीधे निलंबन आदेश निर्देश कर सकते हैं। पहला वाला आपने देखा, इससे ठीक पहला वाला वो अनुशंसा करेगा, लेकिन ये जो नाम आपको दिखाई दे रहे हैं पदों के, वो डायरेक्ट आपको सस्पेंड कर सकता है, जिसको मानना नियुक्ति प्राधिकार के लिए बाध्यकारी होगा। यानी वो अगर सस्पेंड कर दिए, कौन सस्पेंड कर दिए? मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, निदेशक प्राथमिक शिक्षा अगर कर दिए तो मानना ही पड़ेगा। अगला है उपरोक्त के अधीन सहायक आचार्य के निलंबन की अनुशंसा के क्रम में जिला शिक्षा अधीक्षक स्पष्टीकरण मांगेंगे एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर नियुक्ति प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर निलंबन का आदेश निर्देश करेंगे। यानी कि यदि आप पर कोई सस्पेंशन ऑर्डर आया है तो इसकी जांच की जाएगी। ऐसा नहीं कि ये स्पष्टीकरण मांगेगा आखिर किस वजह से आपने सस्पेंड कर रहा है, तो वो अगर आपका पुष्टि हो जाता है तो आपको आगे बढ़ा दिया जाएगा सस्पेंशन के लिए आपके लेटर को। अगला है सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति। सहायक आचार्य असैनिक वर्ग, असैनिक सेवाएं, वर्गीकरण नियंत्रण अपील नियमावली 2016 से प्रशास्ति होंगी। यानी कि जो भी अपील करेंगे आप, है ना, सहायक आचार्य संवर्ग में नियुक्ति, सहायक आचार्य असैनिक सेवाएं, असैनिक सेवा ही है, ये सैनिक सेवा है नहीं, तो इसमें जो भी अपील होगी, यानी जो भी कुछ करना है तो वो 16 से लागू होगा। ठीक है। इस नियमावली के किसी भी नियम के अधीन निर्गत आदेश दंड, अधिरोपण का या
प्रमोशन का या नियुक्ति का कोई भी आदेश से विक्षुब्ध शिक्षक अधोलिखित तरह से सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील दायर कर सकेगा। यानी अगर किसी को किसी बात पर आपत्ति होती है या कुछ भी आपके खिलाफ लग रहा है कि नहीं मेरे साथ गलत हो रहा है, तो उसका अपील आप कर सकेंगे, दायर कर सकेंगे। देखिए, आदेश निर्गत करने वाला प्राधिकार, अपीलीय प्राधिकार और अवधि। तो नियुक्ति प्राधिकार या जिला शिक्षा अधीक्षक, तो ये अपीलीय प्राधिकार किसका होगा? उपायुक्त का होगा 30 दिन के अंदर। उपायुक्त आदेश निर्गत करने वाला प्राधिकार है, तो उस अपील कहाँ करेंगे आप? निदेशक प्राथमिक शिक्षा 30 दिन के अंदर। और निदेशक प्राथमिक शिक्षा है तो आप कहाँ अपील करेंगे? अपील करेंगे प्रधान सचिव, सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग में 30 दिन के अंदर। अगला है सहायक आचार्य के पदस्थापन हेतु जिला शिक्षा स्थापना समिति सक्षम प्राधिकार होगा। सहायक आचार्य के पदस्थापन हेतु, पदस्थापन का जहाँ तक मैं समझता हूँ पदस्थापन का होता है ट्रांसफ़र, ठीक है। उसके लिए इसका अधिकार किसके पर होगा? तो जिला शिक्षा स्थापना समिति के सक्षम पदाधिकारी, उस लेवल के पदाधिकारी का। प्राथमिक विद्यालयों में इंटर प्रशिक्षित शिक्षण एवं स्नातक प्रशिक्षित सहायक शिक्षक के पदों पर सहायक आचार्य की नियुक्ति हेतु उनके मूल कोटि के वेतनमान में ही होगी। उच्च योग्यता होने के कारण किसी उच्च वेतनमान में नियुक्ति नहीं की जाएगी। देखिए, आपकी योग्यता क्या है, कुछ मान लीजिए आपने इंटर लेवल पर फॉर्म भर के नौकरी कर रहा है, तो ये नहीं कि आप एमए किए तो आपको ज़्यादा सैलरी मिलेगा। जिस कैटेगरी में आपने सिलेक्शन किया, आपका एग्ज़ाम हुआ, आपकी नौकरी हुई है, उसी के समान वेतन मिलेगा, चाहे आप कितना पढ़े हैं उससे कोई मतलब नहीं। यदि आपने इंटर करके बीएड डीएलएड किया है और आपकी नियुक्ति डीएलएड के आधार पर हुई, तो ये नहीं कि हम एमए किए हैं तो हमारा ज़्यादा सैलरी मिलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं। अब देखते हैं प्रोन्नति यानी प्रमोशन के बारे में। तो इसके बारे में क्या लिखा गया है कि जिलावार रिक्ति होने के स्थान पर ही आपका प्रमोशन होगा। यदि आप प्रमोशन, मान लें कोई दुमका में नौकरी कर रहा है, वो हजारीबाग चाहता है, तो वहाँ खाली होना चाहिए, तभी आपका प्रमोशन हो पाएगा। दूसरा बात ये कह रहा है कि लेवल 4 के सहायक आचार्य को आदर्श विद्यालय के संवर्ग के सहायक शिक्षक के लेवल 6 के रिक्त पदों की प्रोन्नति की जाएगी, ठीक है। पाँचवा है, नेक्स्ट है लेवल 5 के सहायक आचार्य को आदर्श विद्यालय संवर्ग के सहायक शिक्षक के लेवल 7 में आपको प्रोन्नति दी जाएगी। यानी 4 वाले को, लेवल 4 को लेवल 6 में प्रमोशन मिलेगा और लेवल 5 वाले को लेवल 7 में प्रमोशन मिलेगा। ये बात कही है। काल अवधि देख लेते, समय अवधि। लेवल 4 से लेवल 6 में जाने के लिए आपको 10 साल संतोषजनक कार्य करना होगा, यानी सेवा देना होगा 10 साल तक, तभी आपका प्रमोशन होगा। लेवल 5 से 7 में जाने के लिए आपको 10 साल की संतोषजनक सेवा देनी होगी। अब देखते हैं प्रोन्नति देने वाला पदाधिकार कौन देगा आपको प्रमोशन, तो ये देगा जिला शिक्षा स्थापना समिति। आगे देखते हैं कि अगर सहायक शिक्षक की नियुक्ति के बाद प्रोन्नति नहीं प्राप्त होता, यानी आपको प्रमोशन नहीं प्राप्त होता है, उन्हें क्रमशः 12 वर्ष एवं 24 वर्ष की सेवा देना पड़ेगा, है ना। कि 10 साल में आपको प्रमोशन नहीं मिला, कोई बात नहीं, तो आपको 12 वर्ष या 24 साल में आपको प्रमोशन मिलेगा, जो कि उपरांत विभाग द्वारा निर्धारित शर्तों एवं बंधेजों पर वरीय वेतनमान एवं प्रवरण वेतनमान देय होगा, जो अगले लेवल का वेतनमान होगा। अगला है साथ में अन्याय होता है, अगर किसी के साथ अन्याय होता है, अन्यान, अच्छा दूसरा बात है, अन्याय नहीं है, अन्यान है, अन्य जिसको हम लोग बोलते हैं। प्रारंभिक विद्यालय में, है ना, प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पद पर नियुक्ति हेतु आरक्षण प्रावधान के अनुरूप कोटिवार रिक्ति की सूचना प्रत्येक वर्ष 1 जनवरी की तिथि को रिक्ति की गणना करते हुए उप विकास आयुक्त एवं जिला शिक्षा अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षर से निदेशक प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराया जाएगा। यानी कितना रिक्त है, कितना खाली रह गया सीट, मान लीजिए किसी का प्रमोशन हुआ, सीट खाली हुआ, नई बहाली करना, सबकी सूचना दी जाएगी। अगला है झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित अभिकरण प्राधिकार द्वारा अनुशंसित सूची से नियुक्ति पर निदेशालय आदेश द्वारा प्राप्त कर मेघा सूची संबंधित जिले के उप विकास आयुक्त को सहायक आचार्य की नियुक्ति पदस्थापन हेतु उपलब्ध कराएगा। देखिए, इसमें जीएसएससी
फॉर्म निकाल रही है, एग्ज़ाम लेगा जीएसएससी, तो किस जिलों में कितनी नियुक्ति है इसकी मेघा सूची देखिए। मान लीजिए देवघर से कुछ 100 बच्चों ने दिया, और दुमका से 50 बच्चों ने दिया, गोड्डा से 1000 बच्चों ने, इस तरह करके यदि फॉर्म भरा, उसकी मेघा सूची बनी, तो जिलावार मेघा सूची बनेगी, यही कहा है। फिर उसी हिसाब से आपको पदस्थापना मिला जाएगा, किस स्कूल में किसको मिलता है। जिला शिक्षा स्थापना समिति द्वारा नियुक्ति यानी सहायक शिक्षक की नियुक्ति पदस्थापना के संदर्भ में निर्णय लिया जाएगा। ये लोग निर्णय लेंगे किसको कहाँ देना, यही मैंने कहा। तो इसके लिए क्या होगा, प्रमाण पत्र जांच होगा। तो प्रमाण पत्र की जांच के लिए उप विकास आयोग द्वारा एक टीम गठित किया जाएगा। दूसरा ये है कि प्रमाण पत्र को अगर वेरिफिकेशन कराना है, उसके लिए प्राधिकार से कार्यालय से जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा विशेष दूत यानी कोई पर्सनल व्यक्ति जा सकता है, या रजिस्ट्री द्वारा हो सकता है, या निबंधित डाक द्वारा हो सकता है। और कितने दिन के अंदर, तो ये 2 माह के अंतर्गत आपको कराना होगा। आपको सूचना मिल गई तो आप 2 महीने के अंदर अपना जांच करवा लीजिए। क्या बात है, कहाँ चला जाता है। ठीक। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग विभाग द्वारा पारदर्शी तरीके से चयनित अभिकरण प्राधिकार द्वारा अनुसूचित सूची के आधार पर नियुक्ति का दावा अंतिम नहीं होगा। यानी आपने चयन हो गया आपका सब चीज़, तो आप दावा नहीं कर सकते जब तक आपके हाथ में ज्वाइनिंग लेटर नहीं आता है। आप दावा नहीं कर सकते हैं, वो आपको बदल सकता है, वो कहीं भी उसको जैसा जरूरी होगा उसी हिसाब से आपको कर देगा। यानी ये नहीं कि मेघा सूची बन गया और सूची जारी हो गया तो मेरा तब नौकरी हो गया, ऐसा ना सोचें आप। अगर मान लीजिए किसी का जांच किया, प्रमाण पत्र का जांच हुआ, सत्यापन करने या पा गया इसमें गड़बड़ी है, या कुछ फॉर्जरी किया हुआ, या डुप्लीकेट है, या कुछ भी आपको जांच में पाया गया गलती, तो जिला शिक्षा स्थापना समिति आपके दावे को रद्द कर देगी। अब है योग्यता अर्हता संबंधी किसी प्रकार की त्रुटि, या आपने योग्य नहीं है, या आपका एज नहीं है, या आप जो दावा कर रहे हैं वो गलत है, तो आपके अभ्यर्थी को रद्द कर दिया जाएगा। अगला है, तो जिला शिक्षा स्थापना समिति जो है वो जिला अधीक्षक संबंधित जो जिला का है उसी जिला के अधीक्षक के जिला शिक्षा अधीक्षक नियुक्ति पत्र एवं पदस्थापना आदेश निर्गत करेंगे कि हाँ वो समक्ष रहेंगे अधिकारी, और उसमें आपका जिला शिक्षा स्थापना समिति के भी सदस्य होंगे, और उसी के सामने साथ में दोनों मिल करके नियुक्ति देगा या फिर आपका ट्रांसफ़र कर सकेंगे। अब विज्ञापित रिक्तियों के विरुद्ध सहायक आचार्य नियुक्ति हेतु तैयार की गई अनुशंसा मात्र उन रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति के लिए मान्य होगी। कोई रिक्ति रह जाने की स्थिति में उसे अगले वर्ष विज्ञापन से भरा जाएगा। कहने का अर्थ ये है, मान लीजिए कि बहाली हो गया, रिक्ति भी भरा गया, लेकिन कुछ सीट खाली रहा, या अगला वर्ष मतलब अगला साल हो, या कि मान लीजिए फर्स्ट काउंसलिंग में इतना सीट लेना था, कुछ सीट बच गया, अगले वाले में उसको बुलाया जाएगा। मान लीजिए कि किसी का क्रम है 1 से 5 तक का सिलेक्शन हो गया, और जांच में पाया गया कि नहीं, अरे 2 नंबर का तो कैंडिडेट का तो डॉक्यूमेंट गड़बड़ है, तो वो जो खाली रह गया सीट, तो उसके बाद का जो क्रम उससे भर दिया जाएगा उसको। तो अब इसमें ज़्यादा और कुछ है ही नहीं, तो बाकी सारे तो मैंने बता ही दिए हैं। अगर वीडियो आपको लगता है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है राजेश कुमार शर्मा सचिव, ये सब डेट वगैरह है, तो ये सब होता है हर एक फॉर्म में, ऐसा कोई बात नहीं। जब तक ये नहीं रहेगा, साइन मोहर देखिए 6-7 तारीख को निर्गत हुआ, 7-6-21-22 को, तो अगर ये सब पत्रांक दिनांक नहीं रहेगा तो वो बात उसका वैल्यू नहीं रहता है। तो अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपको उचित जानकारी देने में सक्षम है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ताकि इसी तरह का वीडियो मिलता रहे। और अब इसमें क्लास चालू होने वाले हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप हमें कुछ भी क्वेरी हो, आपको वीडियो अच्छा लगा हो, जो भी आपको, आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।